हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 42 और इस वर्कशीट में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और जिसमें कि हमें भारत में संचार और व्यापार को समझना है। डेट है 10 अक्टूबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में संचार और व्यापार, संचार का मतलब कम्युनिकेशन और व्यापार का मतलब बिजनेस। तो कम्युनिकेशन और बिजनेस को हमें समझना है इसमें। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। यहाँ है निजी संचार। निजी संचार का मतलब होता है व्यक्तिगत कम्युनिकेशन। अगर किसी को कुछ भेजना हो, लेना हो तो वो कैसे होता है। तो इसके लिए भारतीय डाक नेटवर्क है, ठीक ना। भारतीय डाक का, इंडियन पोस्ट का डाक नेटवर्क है और भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, ठीक। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। अगर आपको कोई सामान भेजना हो पार्सल तो वो भी भारतीय डाक नेटवर्क ले जाता है, और अगर आपको कोई चिट्ठी भेजनी हो तो उसको भी ले जाता है। मतलब ये दोनों चीज़ों को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। इसमें जो पोस्ट कार्ड होता है, पहले पोस्ट कार्ड होता था जिस पर चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, ठीक ना। यहाँ पर पता लिखा जाता था और इस साइड अपनी बातें, दोनों साइड, बाकी के आधा साइड और पीछे के साइड में अपनी बातें लिखी जाती थी। और एक अंतर्देशी होती थी, वो चिट्ठी होती थी। तो ये कार्ड और लिफाफे जो होते थे उसको प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या आते हैं? किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र। मतलब कि जो पार्सल होते हैं वे द्वितीय श्रेणी के मेल में आते हैं, उसको सेकंड स्तर का मेल कहते हैं। और मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल पैनल, राजधानी पैनल, मेट्रो, ग्रीन बिजनेस, बल्क मेल मतलब जो खाड़ी का होता है, खाड़ी क्षेत्रों में पीरियोडिकल मेल पैनल स्थापित किए गए हैं। मतलब कि मेल की जो तुरंत डिलीवरी हो सके, ठीक ना, इसकी डिलीवरी आसानी से हो सके, इसको भी कई पार्ट में बांटा गया है और उसके हिसाब से बांट करके तब जा करके मेल को सप्लाई किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है जनसंचार। जनसंचार मतलब कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक ना। लोगों के पास समाचार कैसे पहुँचे, खबरें कैसे पहुँचे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चीज़ बिजली से चलती है, जिसमें टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो शामिल हैं, और इन सब को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। और इसमें है ऑल इंडिया रेडियो। भारत का जो रेडियो प्रसारण होता है वो ऑल इंडिया रेडियो चैनल से होता है, जिसमें राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम का प्रसारण करता है। और भारत का जो सरकारी चैनल है टीवी का वो है दूरदर्शन, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। मतलब पूरे भारत में दूरदर्शन का प्रसारण होता है। आप लोग DD1, DD2 देखते हैं ना, तो यही दूरदर्शन है। DD मतलब दूर और D मतलब दर्शन, ठीक। तो इसका नेटवर्क पूरे भारतीय स्तर पर है। और भारत दुनिया में फीचर फिल्म्स के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। मुंबई में जो फिल्म बनती है, बॉलीवुड जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर जो फीचर फिल्म बनती है उसका सबसे बड़ा उत्पादन भारत में होता है। और वह लघु फिल्मों, वीडियो फीचर फिल्मों और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करता है, फीचर फिल्म, ठीक। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक ना, ये भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है। मतलब फिल्में कैसी हैं, ठीक, उस चीज़ का प्रमाणन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन में और आता है प्रिंट मीडिया, मतलब छपी हुई मीडिया, ठीक। तो जिसमें छपी हुई मीडिया में आता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं जिसको मैगजीन बोलते हैं हम लोग, किताबें, पत्रिकाएं शामिल हैं। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं में, 100 ही नहीं 100 से ज़्यादा भाषा में। वैसे तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, तो 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी में, मतलब सबसे ज़्यादा समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं, उसके बाद उर्दू में प्रकाशित होते हैं और देन हिंदी में प्रकाशित होते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया।
अब हम देखते हैं व्यापार। कह रहा है व्यापार कैसे होता है, तो लोगों, राज्यों और लोगों के बीच, यहाँ लोगो लिखा हुआ है, ठीक ना। आपकी वर्कशीट आज क्लियर नहीं आई है, बहुत छोटा छोटा इसमें फॉन्ट डाला गया है। तो लोगों के बीच, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। मतलब 1 से 2 लोग या 10 लोग के बीच अगर माल मतलब सामान का आदान प्रदान हो रहा है तो उसको व्यापार कहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान का आदान प्रदान होता है तो उसको व्यापार कहते हैं। या फिर एक देश से दूसरे देश के बीच सामान का आदान प्रदान होता है तो उसको व्यापार कहते हैं, ठीक। और व्यापार के प्रकार, व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थानीय व्यापार, जिसमें कि अपने ही शहर, अपने ही कस्बा और अपने ही गांव में वो व्यापार किया जाता है, वहीं से खरीद कर यहीं पर बेचा जाता है, या फिर बाहर से खरीद करके वहां पर लाके बेचा जाता है, तो इसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय व्यापार। दो राज्यों के बीच में, जैसे उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच में व्यापार हो गया, पंजाब और हरियाणा के बीच में व्यापार हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार के बीच में व्यापार हो गया। तो 2 राज्यों के बीच अगर कोई व्यापार होता है तो इसको हम लोग राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं, 2 या अधिक राज्यों के बीच किया जाता है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है जब 2 या अधिक देशों के बीच जो व्यापार किया जाता है, ठीक ना, जो व्यापार 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का सूचकांक है। मतलब कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना हिस्सेदार है, वो कितना % निर्यात करता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, कितना प्रतिशत आयात करता है, इससे पता चलता है कि वो देश कितना समृद्ध है। स्वाभाविक बात है कि आप कितना खर्च करते हैं, इससे पता चलता है ना कि आपके घर की स्थिति क्या है। तो वही बात है कि जब आप अपने देश से हटके अलग दूसरे देशों के साथ जब व्यापार करेंगे, सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, तब पता चलेगा कि इस देश की हैसियत क्या है, इस देश की समृद्धि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति है, और इसलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है, ठीक ना। देश का आर्थिक बैरोमीटर किसको कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है व्यापार के घटक। व्यापार के घटक क्या हैं, मतलब कि व्यापार कैसे होता है, तो व्यापार 2 तरह से होता है, एक निर्यात होता है, दूसरा आयात होता है। आप जब अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजते हो तो ये निर्यात कहलाता है, और दूसरे देश से जब अपने देश में सामान मंगाते हो तो उसको आयात कहते हैं। तो निर्यात में क्या क्या होता है, तो जवाहरात हमारे यहाँ से निर्यात होता है, रसायन और संबंधित उत्पाद हमारे यहाँ से निर्यात होता है, कृषि और संबंधित उत्पाद मतलब कृषि से जुड़े उत्पाद जो हैं हमारे यहाँ से निर्यात होते हैं, मतलब दूसरे जगह भेजे जाते हैं। और उसके बाद है आयात। आयात मतलब क्या क्या आयात होता है, तो पेट्रोलियम, कच्चा और उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद जो कच्चा है वो आयात होता है, हमारे यहाँ उसका रिफाइनरी बैठा है, रिफाइन हमारे यहाँ किया जाता है। रत्न और जवाहरात भी आयात होते हैं। रसायन और संबंधित उत्पाद भी और धातु भी आयात होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी आइटम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, आप टीवी हो गए, मोबाइल हो गए, ये सब चीज़ भी आयात होता है। मशीनरी, कृषि और इससे संबंधित उत्पाद भी आयात होता है। मतलब कि आयात निर्यात क्या है आपने समझ लिया। व्यापार का संतुलन किसे कहते हैं, किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। मतलब कि वो जब 100 रुपये का निर्यात करता है तो आयात कितने रुपए का करता है, मान लीजिए वो 80 रुपये का आयात करता है, तो वो क्या है, अनुकूल संतुलन कहलाएगा। ठीक, देखिए कह रहा है अनुकूल संतुलन जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो, ठीक ना। इसके कहने का मतलब है कि आप अपने देश से 150 रुपये का सामान निर्यात करते हैं और 100 रुपये का आयात करते हैं, मतलब कि निर्यात का मूल्य ज़्यादा है और आयात का मूल्य कम है। इसका मतलब कि ये अनुकूल संतुलन है। इस तरह का संतुलन, निर्यात का मूल्य ज़्यादा होगा तो अनुकूल संतुलन होगा। अब नेक्स्ट है प्रतिकूल संतुलन। तो प्रतिकूल संतुलन जो यहाँ पर है, इसका मतलब हो जाता है कि जब आप निर्यात करते हैं 100 रुपये का और आयात करते हैं 150 रुपये का, मान लीजिए दृष्टांत के रूप में मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ निर्यात के मूल्य से आयात का मूल्य ज़्यादा है, तो यह हुआ प्रतिकूल संतुलन। ठीक,
अब कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है। सॉफ्टवेयर समझते हैं ना, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो भारतीय इंजीनियर्स जो हैं सॉफ्टवेयर बनाने में काफ़ी आगे हैं और इस लेवल पर भारत जो है दुनिया में काफ़ी आगे पहुंचा है। और सूचना के निर्यात के माध्यम से, मतलब सूचना निर्यात करता है यहाँ से, भारी विदेशी मुद्रा, ठीक ना, फॉरेन करेंसी अर्जित कर रहा है। मतलब कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा आ रहा है और भारत इसमें विश्व में अग्रणी देश है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है भारत में पर्यटन मतलब टूरिज्म का क्या स्थान है, उसको भी देख लेते हैं। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों से, मतलब 30 साल से, 90 के दशक को ले लीजिए तो 90 से 100, 2000, ठीक ना, 1990 से 2000 और 2000 से 2010 और 2010 से 2020, मतलब 1990 से लेकर के 1920 तक, ठीक ना। तो 3 दशकों से पर्यटन काफ़ी बढ़ा है भारत में और लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं, ठीक ना। कोई होटल खोल के लगा है, कोई टूरिज्म की गाड़ियां लेकर के बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ लोग टूरिस्ट वाली अपनी कंपनी बना दिए हैं जो कि लोगों को घुमाने ले जाते हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है। मतलब कि अगर उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में घूमने जाएंगे, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में घूमने आएंगे, तो इससे राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ेगा। स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। अब जो लोग घूमने जाएगा वहाँ का लोकल सामान तो कुछ खरीदेगा ही, तो स्थानीय हस्तशिल्प, वहाँ पर जो सामान बनता होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। प्लस बाहर के भी जो लोग आते हैं, हमारे यहाँ बांस की बनी हुई, हाथ की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें खरीद कर ले जाते हैं और यहाँ के महत्व को, विरासत को समझते हैं कि यहाँ पर प्राचीन समय से ही काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हाथों से बनती आ रही हैं। विदेशी पर्यटक कैसे आते हैं, तो हेरिटेज टूरिज्म के माध्यम से आते हैं, इको टूरिज्म के माध्यम से आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म करते हैं, मेडिकल टूरिज्म मतलब चिकित्सा कराने के लिए आते हैं, इलाज कराने आते हैं, बिजनेस टूरिज्म व्यापार करने के लिए आते हैं, भारत आते हैं। और हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। बहुत ऐसी जगह है, प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहाँ की मनोरम दृश्य है और बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं। इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। टूरिज्म बढ़ेगा तो बाहर के लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे तो बाहर का पैसा आएगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होगी। तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, व्यापार के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला स्थानीय व्यापार, दूसरा राज्य स्तरीय व्यापार, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि इससे देश के व्यापार की उन्नति और उसकी आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। एंड नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, देश एक्स एक देश का नाम है, निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर है, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को प्रतिकूल संतुलन कहा जाएगा, इससे एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद तीसरा है प्रश्न 3 कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है। अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें। जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी कौन संभालता था। तो इसका उत्तर है, कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल कहा जाता है, जबकि किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र को द्वितीय श्रेणी का मेल कहा जाता है। इसमें से मैंने कार्ड और पार्सल का उपयोग किया है और इसकी डिलीवरी पोस्टमैन संभालता है। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण के लिए स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हमारे देश में बढ़ता पर्यटन उद्योग कई मायनों में फायदेमंद है। इससे हमारे यहाँ हेरिटेज टूरिज्म को
हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म बढ़ रहा है, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म भी बढ़ रहा है। इसके बढ़ने से हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सर्विस को फ़ायदा है, होटल सर्विस को फ़ायदा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे लाभ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में विदेशी पूंजी बढ़ रही है, ठीक ना, विदेशी पूंजी बढ़ रही है। और पांचवा प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, एसटीडी सुविधा से गांव के लोगों को आच्छादित करने से गांव के लोगों को फायदा होगा कि उनका संपर्क देश के विभिन्न भागों से जुड़ेगा और अपने सामान को जिसका उत्पादन वह गांवों में करते हैं वह देश के सुदूर जगहों पर भेज सकते हैं, बेच भी सकते हैं। दूसरी जगहों से व्यापारी उनके यहाँ आ सकते हैं। इससे गांव की अर्थव्यवस्था विकसित होगी और गांव में ही गांव के लोग खुशहाल रहेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।